जो व्यंजन संधि है उसके नियम मूल व्यंजनों से संबंधित हैं, और वर्णमाला में आप पढ़ कर के आए हैं कि मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है, 33। ये जो 33 व्यंजन हैं ये 3 वर्ग में है। एक को हम कहते हैं वर्गीय या स्पर्शी, दूसरे को हम कहते हैं अंतस्थ, और तीसरे को हम कहते हैं ऊष्म। तो वर्गीय और या फिर स्पर्शी, ठीक, ये कितने हैं, 25। कहां से कहां तक, क से लेकर के और म तक। तो क से लेकर और म तक ये है। अंतस्थ जो 4 हैं वो कौन से हैं, य है, र है, ल है और व है। और ये जो 4 ऊष्म है ये कौन से हैं, तो श है, श है, स है और ह है। ठीक है, तो ये 33 थे, 25 ये हो गए, 4 ये और 4 ये। इन्हीं के संबंध में जो है वो व्यंजन संधि की बात होती है, व्यंजन संधि के नियमों की बात होती है। इसका मतलब संयुक्त व्यंजनों के संबंध में कोई नियम नहीं चलेगा यहां पर। ठीक, केवल जो विसर्ग है, विसर्ग को लेकर के अलग से संधि चलेगी, उसको हम कहेंगे विसर्ग संधि। अब यहां पर देखिए, उस समय जब संधि का परिचय हो रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि व्यंजन संधि में 3 तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और 3 तरह के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन। और उस समय भी आपसे कहा था कि व्यंजन संधि वहां पर होती है जहां पर दोनों में से किसी एक तरफ व्यंजन जरूर हो। दोनों में से कौन सी जगह, पहले लिखे हुए शब्द के एंड में या फिर बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में। इन दोनों में से कहीं पर व्यंजन जरूर होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगहों पर व्यंजन। तो 3 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। एक कि जब दोनों जगह पर व्यंजन हो, ये देखिए डी लिखा है, आई लिखा है। अब आप लोग समझ रहे हैं कि डी और आई का मतलब क्या है। डी का मतलब है पहले लिखे हुए शब्द का आखिरी अक्षर, और आई का मतलब क्या है, बाद में लिखे हुए शब्द का पहला अक्षर। अगर वो दोनों व्यंजन है तो इसका मतलब दोनों तरफ व्यंजन वाली बात हो गई। फिर व्यंजन केवल पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में व्यंजन है, बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में स्वर है। ठीक, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, इसमें एक तरफ व्यंजन है और किस तरफ है, डी वाली जगह पर है, यानी कि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में है, यहां नहीं है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो कॉम्बिनेशन है उसमें डी वाली जगह पर स्वर है, बल्कि आई वाली जगह पर क्या है, व्यंजन है। इसका मतलब जो शब्द बाद में लिखा हुआ है उसके शुरुआत में व्यंजन है, पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में व्यंजन नहीं है। तो 3 तरह के ये कॉम्बिनेशंस बने। इसमें से 12 से 13 नियम, या लगभग 13 से 14 नियम, अगर हम अपवादों को जोड़ लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। इतने नियम हमें पढ़ने हैं जो कि व्यंजन और व्यंजन के कॉम्बिनेशन के। एक नियम केवल ऐसा है जो कि इसी व्यंजन प्लस व्यंजन वाले नियम के साथ जुड़ करके आएगा, और उसमें जो है व्यंजन होगा लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि पहले शब्द के लास्ट में, और स्वर होगा बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में। और 2 नियम ऐसे होंगे जिसमें स्वर होगा डी वाली जगह पर, यानी पहले लिखे हुए शब्द के एंड में, और व्यंजन होगा आई वाली जगह पर, मतलब बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में। ठीक, डी और आई अब आप समझते ही हैं तो कोई समस्या नहीं। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि किताबों को पढ़ते समय कई बार एक गलती होती है। देखिए किताब है, छप रही है, छपते समय कहीं इंक लग पाई, कहीं इंक नहीं लग पाई, कभी प्रूफ रीडिंग हुई, कभी प्रूफ रीडिंग नहीं हुई। तो अक्सर एक चीज जो है वो गड़बड़ हो जाती है किताबों में। और गड़बड़ ये हो जाती है कि जैसे आपने देखा होगा क इज इक्वल टू क प्लस अ। ठीक, ये अब इस क के नीचे देखिए हल रेखा लगी, इस क के नीचे क्या है, हल रेखा लगी, तो ये क्या बना है, क बना। लेकिन अगर हम इस हल रेखा को हटा दें, मान लीजिए हम ऐसे लिख दें, तब तो फिर ये क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इसके एंड में भी क होगा, तो सॉरी आ होगा, और यहां पर भी आ है, तो ये मिल करके क्या बना देंगे, बड़ा आ। तो क पर आ जाएगी बड़े आ की मात्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हल रेखा जो लगी हुई है इसको लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये कहीं पर मिसप्रिंट हो गई, नहीं लगी, या जहां लगनी चाहिए थी वहां नहीं लगी, और जहां नहीं लगनी चाहिए थी वहां लग गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं ये सावधानी वाला है, इसको ध्यान से देखिए। ए बी सी डी ये क्या है, पहला लिखा हुआ शब्द है। आई जे के एल ये क्या है, बाद में लिखा हुआ शब्द है। तो पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में अगर व्यंजन है, ये कब होगा, जब इन दो कॉम्बिनेशंस की बात की जाएगी। देख रहे हैं, जब व्यंजन अगर डी वाली जगह पर है तो इसकी बात की जा रही कि अगर डी वाली जगह पर व्यंजन लिखा हुआ है तो व्यंजन का मतलब होता है स्वर रहित, और स्वर रहित का मतलब होता है कि हलंत लगा होगा उसके नीचे, ठीक है। और अगर व्यंजन आई वाली जगह पर है, यानी कि इस वाली जगह पर बात हो रही है, या तो इसकी बात कर लीजिए या फिर इसकी बात कर लीजिए। तो अगर व्यंजन डी वाली जगह पर है ये, तो हमेशा हलंत के साथ होगा, और अगर व्यंजन आई वाली जगह पर है तो चाहे वो स्वर रहित हो चाहे स्वर सहित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जरा देखें, अगर किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो रही है तो चाहे वो व्यंजन स्वर सहित हो चाहे स्वर रहित हो, कोई भी व्यंजन आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने एक तरफ शब्द लिख लिया कि छत्र, ठीक, ये लिख लिया आपने। एक तरफ आपने लिख लिया ये श्वास, ये लिखा। एक लिख लिया शिष्ट, मान लीजिए कि ये तीन शब्द हैं, छत्र है, श्वास है, शिष्ट है, और ये तीनों शब्द आईजे केएल वाली जगह पर आ रहे हैं, मतलब ये उत्तर पद हैं, ठीक। तो उस स्थिति में इसकी शुरुआत कैसे होगी, छ प्लस आ से। इसकी शुरुआत हो रही है, केवल श लिखा है, और इसकी शुरुआत हो रही है श प्लस ई से, ऐसे ही हो रही ना शुरुआत। तो यहां पर आप देखेंगे कि हर जगह पर ये पहला अक्षर हमेशा क्या है, व्यंजन है, चाहे ये आधा हो चाहे ये पूरा हो, यानी कि चाहे ये स्वर सहित हो चाहे ये स्वर रहित हो। देखिए पहले वाले में स्वर सहित है, दूसरे में स्वर रहित है, तीसरे में स्वर सहित है। तो चाहे स्वर सहित हो चाहे स्वर रहित हो, पहला अक्षर हमेशा क्या है, तीनों में व्यंजन है। तो इसलिए अगर आई वाली जगह पर व्यंजन आएगा तो चाहे स्वर रहित हो या स्वर सहित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डी वाली जगह पर व्यंजन होगा तो वो हमेशा स्वर रहित होगा, क्योंकि जैसे ही वो स्वर सहित होगा तब तो फिर स्वर आ जाएगा और स्वर संधि वाला मामला बन जाएगा। इसलिए यहां पर हमेशा क्या होगा कि जब भी यहां व्यंजन की बात होगी किसी नियम में, तो हमेशा वो हल रेखा या हलंत के साथ होगा। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 1, ठीक। चलिए अब देखिएगा, ये डी लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले लिखे हुए शब्द के अंतिम अक्षर की बात हो रही है। ये आई लिखा है, इसका मतलब बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआती अक्षर की बात हो रही है। तो अगर पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में क व्यंजन, च व्यंजन, ट व्यंजन, ता व्यंजन या प व्यंजन आता है, तो आप देख रहे हैं ये नाम वही है जो आपने क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ये पढ़ा था। इसमें से जो पहले पहले वाले थे, यानी कि क च ट त प, ठीक, फर्स्ट कॉन्सोनेंट,
जो था उसकी बात हो रही, और ये व्यंजन है इसलिए यहां पर क्या है, सबके नीचे हल रेखा लगी। तो अगर पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में क, च, ट, त, प व्यंजनों में से कोई व्यंजन आता है और बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आता है। अब वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग कौन से हैं, क, च, ट, त, प वर्ग। हर वर्ग में तीसरे या चौथे की बात कर रहे हैं, तो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। क वर्ग का तीसरा चौथा क्या है, ग घ। च वर्ग का तीसरा चौथा क्या है, ज झ। ट वर्ग का ड ढ, त वर्ग का द ध और प वर्ग का ब भ। इसका मतलब इनमें से, इन 10 में से कोई एक आ जाए या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, मतलब य, र, ल, व इनमें से कोई आ जाए, तो 10 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 14। और या फिर कोई स्वर आ जाए, स्वर कितने हैं, 11। ठीक, तो 14 और 11 कितने हो गए, 25। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क, च, ट, त, प के बाद इन 25 में से कुछ आया, तो उस स्थिति में ये क, च, ट, त, प अपने ग्रुप के तीसरे वाले व्यंजन में बदल जाएंगे। तो क का तीसरा क्या होता है, ग। च का तीसरा क्या होता है, ज। ट का तीसरा क्या है, ड। त वर्ग का तीसरा क्या है, द। और प वर्ग का तीसरा क्या है, ब। ठीक, और मैंने अभी आपसे कहा था कि एक नियम है केवल व्यंजन प्लस स्वर का। तो देखिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इधर व्यंजन और इधर ये स्वर, यही है व्यंजन प्लस स्वर का। बाकी देखिए ये व्यंजन प्लस व्यंजन है और ये भी व्यंजन प्लस व्यंजन है। ठीक है, तो अब फिर से सामने देखिए, अगर पहले लिखे हुए शब्द के एंड में क, च, ट, त, प व्यंजन आता है और बाद में लिखे हुए शब्द की शुरुआत किसी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन से होती है, या फिर यारलावा से होती है, या फिर किसी स्वर से होती है, तो पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में जो क, च, ट, त, प व्यंजन आ रहे हैं वो अपने ग्रुप के तीसरे व्यंजन में बदल जाएंगे। ठीक, ये रूल है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे यहां लिखा है ऋक, यहां लिखा है वेद। अब यहां पर क आया हुआ है लास्ट में और यहां पर आया है वा क्या होता है, अंतस्थ, यारलावा में से वो आ गया। और यहां पर है क, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ये क अपने ग्रुप के तीसरे में बदलेगा, यानी कि थर्ड ऑफ क वर्ग हो जाएगा। और क वर्ग का तीसरा क्या होता है, क, ख, ग, तो ये हो जाएगा ग। तो जैसे ही ये ग हो जाएगा तो ये चूंकि आधा है तो ग भी क्या होगा, आधा, इसलिए इसके नीचे हल रेखा लगी है तो इसके नीचे भी हल रेखा लगेगी और शब्द क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। इस तरह से देखिए जगत प्लस अंबा, अंबा का मतलब होता है मां, तो जगत में ता आधा होता है। मैं आपको शुरुआत में वर्णमाला के समय पर बता चुका हूं जब मैंने आपको बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर बताए थे तब। तो देखिए जगत में लास्ट में क्या है, त। अंबा के शुरुआत में क्या है, अ। ठीक, तो यहां पर अ जो है वो स्वर है और यहां पर त आया, तो त जो होगा वो अपने ग्रुप के तीसरे में बदल जाएगा, तो थर्ड ऑफ त वर्ग। त का तीसरा क्या होता है, त था द, तो ये चेंज हो गया द में, लेकिन इसकी शुरुआत हो रही थी अ से, तो ये अ जो है जब इस द से मिलेगा तो द हो जाएगा कंप्लीट, तो ये हो गया द कंप्लीट। तो शब्द क्या बना, जगदम्बा। इसी तरीके से जगत में जब हम ईश जोड़ेंगे तो यहां ई आ रहा है, ई भी स्वर है,
तो यहां पर तो द पर अ की मात्रा आई थी या अ शामिल हुआ था, और यहां द पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो क्या बनेगा? जगदीश। ठीक, देखिए यहीं से आपको ये बात भी पता चल रही है कि जगत शब्द, आपके यहां वर्तनी शुद्धि भी आना है, जगत शब्द वही सही होता है जिसमें त आधा होता है। अगर त हम पूरा लिख दें जगत प्लस ईश, तो उस कंडीशन में यहां पर होगा अ और यहां होगा ई, आ और ई मिलकर के बनाएंगे ए, और ए बन जाएगा तो शब्द बनेगा जगतेश। और ये तो आप भी जानते हैं कि जगतेश नहीं होता, जगदीश होता है। तो जगदीश तो तभी हो पाएगा जब जगत का ता आधा होगा, यानी कि स्वर रहित होगा। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि जगत शब्द गलत है, जगत शब्द सही है। ठीक, अगला देखिए, भगवत प्लस गीता। तो भगवत में लास्ट में ता है और यहां पर ग है, और ग क्या होता है? थर्ड ऑफ क वर्ग। और क्या था कि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, तो यहां पर क वर्ग का तीसरा आ गया है, तो इसलिए ये अपने तीसरे में चेंज हो जाएगा। तो ता तीसरा, ता का तीसरा क्या होता है? द। तो शब्द क्या बन जाएगा? भगवद गीता। ठीक, अब देखिए वृहत, कई जगहों पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, कई लोग बोलते हुए मिलेंगे कि वृहद वृहद। वृहद शब्द नहीं होता, वृहत होता है। अभी आप देखेंगे कई बार ये शब्द आने वाला है। देखिए ओरिजिनल वर्ड जो है वो है वृहत, जो ओरिजिनल वर्ड है वो है वृहत, और यही वृहत शब्द पहली बार अभी यहां पर बन रहा है। देखिए वृहद, आगे चल करके यही वृहत बन जाएगा वृहन। ठीक, फिर आगे चल करके बन जाएगा यही वृहत। ठीक है, फिर इसके आगे चल करके बन जाएगा वृहट। तो देखिए शब्द यही है वृहत, तो कहीं पर यह वृहत के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, कहीं पर यह वृहत बन जाता है, कहीं वृहन बन जाता है, कहीं वृहच बन जाता है, कहीं वृहट बन जाता है। तो होता क्या है? होता यह है कि इसमें जो ता आया हुआ है ना, यही ता कभी द में चेंज होता है, यही ता कभी जो है न में चेंज होता है, यही ता कभी च में चेंज होता है, और यही ता कभी ट में चेंज होता है। इसका मतलब ये ता है जो बार बार चेंज हो रहा है, और ता कब चेंज होगा? जब उधर वाला शब्द, जो दूसरा वाला शब्द है, वो जो जुड़ रहा है उसका पहला अक्षर क्या है, उसके बेसिस पर ये ता बदलेगा। जैसे यहां देखिए, इसके बाद जो जुड़ रहा है या तो र है या ई है। र जो है वो अंतस्थ है, ठीक, और ई जो है वो क्या है? स्वर है। तो चाहे ये अंतस्थ हो चाहे स्वर हो, तब ये चेंज हो जाएगा ता अपने तीसरे में। तो इसका तीसरा क्या होता है? द। तो यहां पर ये द में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि र और ई आ रहे थे। आगे चल करके आप देखेंगे कि अगर इधर जो है पंचमाक्षर आएगा तो ये अपने पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा, तब वृहन हो जाएगा। फिर आगे चल करके आप देखेंगे कि अगर चा या छा आएगा तो ये च में चेंज हो जाएगा, तो ये वृहच हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि अगर ट या ठ आएगा तो ये वृहत, ये त जो है वो ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं आया, जैसे कि कोश, अगर कोश शब्द आ गया, क से शुरू होने वाला शब्द आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क से शुरू होने वाले शब्द के आने से कोई फर्क अगर नहीं पड़ेगा तो शब्द क्या लिखा जाएगा? वृहत कोश। मतलब तब ये ता ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो वृहत शब्द है ये ध्यान में रखिएगा, ओरिजिनल शब्द वृहत होता है,
बदल जाएगा इस बेसिस पर कि इसके बाद जुड़ने वाला शब्द कौन सा है। जैसे यहां पर देखिए बृहद के बाद रथ आया तो ये त जो है वो किसमें चेंज हो गया, अपने तीसरे में। इसका तीसरा होता है द, तो शब्द हो गया बृहद और ये हो गया रथ। आपको वर्णमाला में जब रेफ पढ़ा रहा था तो उस समय आपको बताया था कि अगर र से पहले कोई आधा व्यंजन आता है तो उस आधे व्यंजन को पूरा ऐसे लिख करके पदेन रेफ लगाते हैं, तो ये बन गया बृहद रथ। अब यहां पर ई है जो कि स्वर है, तब भी ये द में ही बदलेगा और द पर जब ई की मात्रा आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, बृहदीश्वर। ठीक है, इस तरह से